देखिए सप्लाई, सप्लाई का चैप्टर 4 से यूं बोले तो 6 to 8 मार्क्स है आपकी बार एग्जाम के अंदर। एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का और बाकी एक 2 से 4 नंबर की हो सकती है थ्योरी आए। सप्लाई कहता है क्या? सप्लाई कहता है कि किसी निश्चित कीमत पर बाजार में बेचने के लिए जो मात्रा प्रस्तुत की जाती है, किसी निश्चित कीमत पर, या आप यूं भी कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न कीमत पर बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत की गई मात्रा को हम सप्लाई कहते हैं। कि सप्लाई इज द क्वांटिटी विच इंट्रोड्यूस बाय द सप्लायर एट डिफरेंट प्राइस लेवल। कि भिन्न भिन्न कीमतों पर बाजार में जो बेचने के लिए मात्रा प्रस्तुत की जाती है उसको हम सप्लाई कहते हैं। जो बिक गया सप्लाई, और जो नहीं बिका वो क्या हो जाएगा? स्टॉक। तो एक क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। तो क्या लिखेंगे? सप्लाई का मतलब है भिन्न भिन्न कीमतों पर बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत की गई मात्रा को हम सप्लाई कहते हैं। भिन्न भिन्न कीमतों पर बाजार में विक्रेताओं द्वारा बेचने के लिए जो मात्रा प्रस्तुत की जाती है उसको क्या कहते हैं? सप्लाई। और स्टॉक क्या होता है? वो सप्लाई का वह हिस्सा जो नहीं बिकता, जो हमारे पास बचा रह जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टॉक। क्लियर? सप्लाई जो है वो क्या है? एक नदी के धारा के समान है। जल चलता रहता है ना पानी, तो वो सप्लाई है। और जबकि स्टॉक क्या है? स्थिर। समुद्र का पानी हमेशा स्थिर रहता है, देखते हैं फ्लो होता है क्या उसके अंदर, तो सप्लाई फ्लो है। जबकि स्टॉक क्या है आपका? स्थिर है। दिन भर में यहां बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, जाते हैं, तो वो क्या है? सप्लाई। सप्लाई निरंतर चलने वाली प्रोसेस है। और जबकि अगर हम साफ कहें स्टॉक, स्टॉक स्थिर है। अभी कितने बच्चे बैठे हैं? 15। दिस इज कॉल्ड स्टॉक। तो याद रखिएगा सप्लाई और स्टॉक में क्या फर्क है। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, और ये सारी वीडियो अब ऑनलाइन डाल दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। जिसको भी देखना हो बार बार घर में बैठे हो सुनते रहना, एक एक डेफिनेशन याद हो जाएंगे और स्पीडली करेंगे, थोड़ा रिवीजन की तरह। तो क्या कहा मैंने? सप्लाई वस्तु की वह मात्रा है जिसे विक्रेताओं द्वारा भिन्न भिन्न कीमत पर बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत की जाती है। और स्टॉक क्या है? सप्लाई की वह मात्रा जो बिकती नहीं है, जो हमारे पास पड़ा रह जाता है। तो सप्लाई क्या है? निरंतर चलती रहती है, धारा के प्रवाह की तरह। और जबकि स्टॉक क्या है जी? स्थिर। ठीक, क्लियर? एक क्वेश्चन हमारा खत्म। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बैठता है हमारा? डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। भाई सप्लाई को निर्धारक कारक कौन है? डिटरमिनेंट्स कौन से? फैक्टर इफेक्टिंग सप्लाई कौन है? तो देखो सबसे पहले आप लोगों को पता है ऑन प्राइस, ऑन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। भाई कमोडिटी की ऑन प्राइस क्या है? अगर अपनी कीमत ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा होगी, अपनी कीमत कम है तो सप्लाई कम होगी। क्यों? क्योंकि जब कीमत ज्यादा होती है तो सप्लायर को प्रॉफिट ज्यादा होता है। जब कीमत ज्यादा होती है तो सप्लायर को प्रॉफिट ज्यादा होता है, वो तो ज्यादा बेचेगा ना। और कीमत कम होगी तो प्रॉफिट कम होगा, वो कम बेचेगा। आज मैगी का रेट 14 रुपए हो गया है, भर भर के मिलता है। आप कई दुकानों पे देखोगे 12 रुपए वाली मैगी नहीं होगी, 10 रुपए वाली भी नहीं होगी। कुछ लोगों को प्रॉफिट पता है किसमें ज्यादा मिलता है? वो चिंग चोंग वगैरह वाले नहीं आते और वाई वाई करके, तो वो लोग वही बेचते हैं। मैगी में प्रॉफिट कम होता है, नेस्ले की है ना। तो याद रखिएगा जिसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा उसकी सप्लाई ज्यादा होगी, जिसमें प्रॉफिट कम होगा उसकी सप्लाई कम होगी। दिवाली के टाइम देखते हैं जितने भी हलवाई वाले होते हैं, स्वीट्स वाले, वो मिठाई बेचते हैं। समोसे बेचता है कोई? बंद कर देता है। ब्रेड, छोले भटूरे सब बंद, सिर्फ मिठाई बेचनी है हमने। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा। अब मुझे ही देख लो, अभी मैंने एसएससी की क्लासेस शुरू की है,
मान लो उसमें मुझे प्रॉफिट ज्यादा होगा, ज्यादा बच्चे आ रहे हैं, तो मैं बाकी क्यों बढ़ाऊंगा? मैं तो सब बंद कर दूंगा। मैं तो कहूंगा भाई वही आ रहे ना, वही कमाएंगे। तो ऐसा हर जगह होता है, ध्यान रखिएगा। गोल्डन रूल है, जब कीमत अधिक होगी तो सप्लाई अधिक होगी, कीमत कम होगी तो सप्लाई कम होगी। और वैसे ऐसा होगा नहीं कि कभी मैं इन क्लासों को पढ़ाना बंद कर दूं, मेरा मेन यही है। फिर अब प्राइस ऑफ अदर गुड्स, सेकंड क्या है? प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अदर गुड्स कौन से हो सकते हैं? अन्य वस्तुएं, जैसे कोई मैन्युफैक्चरर है, वो शूज भी बनाता है और चप्पल भी बनाता है, स्लीपर भी बनाता है। क्या बनाता है जी? गुड्स भी बनाता है और स्लीपर्स भी बनाता है और शूज भी बनाता है। अगर मान लीजिए शूज महंगा हो गया तो उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा। वो क्या करेगा? वो यहां से जो रॉ मटेरियल है, यहां से जो लेबर है, यहां से जो मशीनें हैं, सब निकालेगा, यहां इंट्रोड्यूस कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉफिट यहां ज्यादा हो रहा होगा। और इसके उलट अगर इसकी कीमत घट गई, मान लो दोनों, ये 500 का बिकता था या 200 का बिकता था, लेकिन बाजार में स्लीपर्स की कीमत घट गई, तब भी वो क्या करेगा? यहां से लेबर्स वगैरह सारी हटा के यहां लगा देगा, क्योंकि इसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्योंकि किसी चीज की कीमत भी घट जाती है ना, तो प्रॉफिट हमारा कम होगा। तो याद रखना, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, अदर गुड्स सब्स्टिट्यूटेड गुड्स भी हो सकता है, कि आपको ये देखना है कि दूसरे पे क्या फर्क पड़ रहा है। अगर किसी दूसरी वस्तु की कीमत घट रही है, अब एक सिंपल सा एग्जांपल लो ना, कई लोग देखते हैं जीन्स भी सिलते हैं, सूट भी सिलते हैं, कई फैक्ट्री वाले शर्ट भी सिलते हैं, स्वेटर भी सिलते हैं, लेकिन वो सीजन के हिसाब से करते हैं। जिस सीजन में रेट ज्यादा होते हैं तब वो उस वस्तु को ज्यादा बना के बेचते हैं, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट ज्यादा होता है। तीसरा क्या है? प्राइस ऑफ फैक्टर। प्राइस ऑफ फैक्टर, फैक्टर कौन से होते हैं? इनपुट्स, रॉ मटेरियल, लेबर। आप मान लीजिए जूते बनाते हो, तो जूते में जो चीजें लगती हैं बनाने में, अगर उसकी कीमत घट गई, लेबर सस्ती हो गई, तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आप सप्लाई बढ़ाओगे। लेकिन अगर इनपुट महंगा हो गया, इनपुट क्या हो गया? महंगा हो गया। महंगा हो गया तो क्या हो गया? आप रेट तो नहीं बढ़ा सकते ना इतनी तेजी से, तो क्या करेंगे आप? सप्लाई कम कर देंगे। जैसे मोदी जी देखो, डीजल जो बल्क सप्लायर है, बल्क जो वो है लेने वाले, उनके लिए 25 रुपए लीटर महंगा कर दिया। जो पेट्रोल पंप से नहीं खरीदते, जो सीधे पेट्रोल कंपनियों से ले लेते हैं, ऑयल कंपनियों से, तो उन कंपनियों ने क्या किया? उनसे ना लेके पेट्रोल पंप से लेना शुरू कर दिया। कह रहा मैं पागल कुत्ते ने काटा कि 25 रुपए वहां से महंगा लेंगे, हम यहीं से लेंगे, क्योंकि डीजल आपको डब्बे में भर के देते हैं, पेट्रोल नहीं देते, क्योंकि डीजल का इंडस्ट्रियल यूज भी होता है, एग्रीकल्चर यूज भी होता है। तो वही है कि पीछे से महंगा हो गया, ये जो वॉर हो रहा है उसकी वजह से महंगा हो गया, तो यहां भी रेट बढ़े। क्या सरकार बढ़ा पाई? नहीं बढ़ा पाई। तो कई पेट्रोल पंपों पे तो डीजल मिल भी नहीं रहा है, सप्लाई भी कम हो गई है कहीं पे। जो आपका रिलायंस है, जो एसआर है, जो सेल है, वो कंपनियां भी के भी पेट्रोल पंप है, उन्होंने कहा ये वाइबल है ही नहीं हमारे लिए डीजल बेचना। कई लोगों ने डीजल की सप्लाई बहुत कम कर दिया। क्यों? क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गए तो प्रॉफिट कम हुआ, प्रॉफिट कम हुआ तो सप्लाई कम कर देंगे। क्लियर? चौथा क्या है? स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। भाई टेक्नोलॉजी कैसी है? कोई नई टेक्नोलॉजी आई है? नई टेक्नोलॉजी बेहतर होती है पुरानी वाली से, सप्लाई ज्यादा होगी। इसके उलट वही पुरानी तकनीक है, घिसी-पिटी तकनीक है, सप्लाई कम होगी। कभी मशीन में ब्रेक डाउन होगा तो कभी लेबर कहेगा बेकार है मशीन, कभी उसका हाथ कट जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी धागे टूट जाएंगे। देखते हैं कोई सिलाई मशीन जो होती है, कई बार बार धागा टूट जाता है, तो बहुत दिक्कत होती है, सप्लाई कम हो गई। फिर वो क्या करता है? ऑटोमेटिक नई मशीन ला देता है, कपड़े डाल दो, सब कुछ बन के बाहर निकल जाता है। एक प्रेस करने वाली भी मशीन आती है, देखा हमने? प्रेस करने वाली मशीन आती है, बर्तन धोने वाली मशीन आती है, रोटी बनाने वाली आती है, आटा गूंथने वाली है। तो घर वालों को कहो हम पे अत्याचार मत करो, मम्मी पापा मशीन खरीदो, जैसे वॉशिंग मशीन खरीदते हो।
एक टाइम आएगा जब नहाने वाली भी मशीनें आएंगी, जाओ उसके अंदर खड़े हो जाओ और नहला धोके तो सब सैनिटाइजर वाली आती है, उसी में पानी डालो तो वो नहा भी देगी आपको। देखिए अगला है गवर्नमेंट पॉलिसी। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है? क्या गवर्नमेंट किसी गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहती है, सप्लाई को बढ़ाना चाहती है? वो चाहती है कि लोग यूज करें, हाँ, तो टैक्सेस कम कर देगी, रेट पे छूट दे देगी। जैसे हमारे केजरीवाल जी सारे दारू पीने वालों पे मेहरबान हो गए, आधे रेट में बेचो, बल्कि एक के साथ एक फ्री बेचो। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी ना कि सब दारू पिए, गली मोहल्ले में हर जगह दारू की दुकानें खुल गई हैं। तो ये केजरीवाल सरकार की बहुत अच्छी चीज है कि सब दारू पियो। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? सप्लाई बढ़े तो बढ़ी ना, सब भर भर के ले जा रहे थे। जो एक बोतल खरीदता था वो एक पेटी खरीद के ले जा रहा था। और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि दारू ना पिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि लोग मोबाइल का यूज ना करें, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि पबजी ना खेले, तो सरकार क्या करती है? सप्लाई कम कर देती है। सीधे सीधे ना सही तो टैक्स बढ़ा देती है। ठीक है, पबजी को तो खैर बंद ही कर दे, बाकी चीजों पर टैक्स बढ़ा देती है। फिर क्या है? गोल ऑफ फर्म। भाई फर्म के गोल क्या है, फर्म के ऑब्जेक्ट क्या है? अगर उनका काम नाम कमाना है, समाज में नाम कमाएंगे, गरीब लोगों के लिए काम करेंगे, उनके कल्याण के लिए, तो कम कीमत पे भी ज्यादा सप्लाई करेंगे, वो कम प्राइस में भी वो ज्यादा सप्लाई करेंगे। लेकिन इसके उलट अगर उनके गोल क्या है, सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, तो सप्लाई कम करेंगे, रेट बढ़ेंगे, तभी बेचेंगे ज्यादा। जैसे कई सारी दारू की दुकानें बंद हो गई थी जब एक के साथ एक फ्री मिल रहा था। अपने राजपारक वाली बंद हो गई, नहीं हो गई? ये वाली तो क्या है जी? फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग सप्लाई, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। नंबर 1 ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। अगर गुड्स की अपनी कीमत बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ेगी, अपनी कीमत घटती है तो सप्लाई घटेगी। प्राइस ऑफ अदर गुड्स, अगर अदर गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो उस गुड्स की सप्लाई बढ़ जाएगी। जैसे जूते और चप्पल है, चप्पल की कीमत बढ़ गई तो वो जूते कम बनाएगा, चप्पल ज्यादा बना के बेचेगा। और इसके उलट हो गया, मान लो जूते महंगे हो गए तो वो जूते की सप्लाई अधिक करेगा, क्योंकि प्रॉफिट उसमें ज्यादा मिलेगा। तीसरा है प्राइस ऑफ फैक्टर्स, यानी कि इनपुट्स। अगर इनपुट्स के रेट बढ़ते हैं, रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो सप्लाई कम कर देंगे, क्यों? उसी रेशो में हम रेट नहीं बढ़ा पाते। उसके उलट अगर इनपुट सस्ता हो गया, प्रॉफिट बढ़ता है, ज्यादा से ज्यादा बेचो, सबके हाथ में जाए। उसके बाद क्या है? स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक कैसी है? क्या वही पुरानी घिसी पिटी तकनीक है? हाँ जी है, तो सप्लाई कम होगी। लेकिन नई तकनीक आ गई, नई टेक्नोलॉजी हो गई। जब भी चेंज इन टेक्नोलॉजी होता है तो वो बेटर होता है, तो प्रोडक्शन क्या होगा? ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा होगा। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है? गवर्नमेंट चाहती है कि किसी चीज की सप्लाई बढ़े तो टैक्स कम कर देती है। जैसे मोदी जी चाहते हैं हर कोई मोबाइल यूज करे, हर कोई कंप्यूटर यूज करे, तो टैक्सेस उस पर कम कर दिए हैं। लेकिन अगर चाहते हैं कि कोई चीज इस्तेमाल ना करे, जैसे कई चीजें हैं, सिगरेट, गुटखा, दारू, तो इनके रेट बहुत बढ़ा दिए। गोल ऑफ फर्म, फर्म के गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या, उद्देश्य क्या है? अगर उनका उद्देश्य है कि हमें कोने कोने में पहुंचना है तो कम रेट में भी ज्यादा माल बेचेंगे। हाँ, सब फ्री। ठीक है, अब इसी के बाद एक क्वेश्चन आता है, ये तो डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई हो गया, ठीक है। मार्केट सप्लाई, अगला क्वेश्चन क्या है? मार्केट सप्लाई। इसको ना इंडिविजुअल सप्लाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिविजुअल सप्लाई। अब मार्केट सप्लाई जब बोलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ मार्केट सप्लाई, तो क्या बोलोगे भाई? मार्केट सप्लाई को प्रभावित करने वाले कारक बताओ। नंबर 1, नंबर ऑफ फर्म इन द मार्केट। ठीक है, देखो ये कितने पॉइंट किए थे? 6, तो ये 7वां पॉइंट है। ये 6 तो मार्केट में भी आएगा। 7वां पॉइंट क्या है? नंबर ऑफ फर्म इन द मार्केट।
अगर मार्केट में बहुत सारी फर्में हैं तो सप्लाई ज्यादा होगी, मार्केट में बहुत कम फर्में हैं सप्लाई कम होगी। कई बार देखते हैं गफ्फार मार्केट जाते हैं मोबाइल के लिए, सारी मोबाइल कंपनियां भर भर के, तो वहां आपको जितना चाहिए सब मिलेगा। और अपने गली मोहल्ले के आसपास की दुकानों पे जाते हैं उतना माल नहीं मिलता। क्यों? फर्म कम है तो सप्लाई कम होती है, फर्म ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा होगी। ठीक है, तो 7 पॉइंट क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट सप्लाई। फिर आता है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है? किसका? प्राइस। देखो सबको लग रहा था कि 7 तारीख को इलेक्शन के बाद रेट बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के, 8 तारीख से। 7 तारीख को पता है हर पेट्रोल पंप पे जाम लग गया था, सब अपनी अपनी टंकियां फुल करवा रहे थे। मैं तो 6 को ही करवाया था। मैंने कहा भाई क्या पता रिजल्ट आते ही मोदी, लेकिन रेट बढ़े ही नहीं बढ़े ना। तो ये तो हो गई हमारी साइड से, लेकिन आप एक बार सोचिए पेट्रोल पंप वगैरह की तरफ से, अगर उनको लग रहा है ना रेट बढ़ने वाले हैं तो वो भी पहले टैंकर मंगा के ना भर लेंगे। और जिस दिन लगेगा, देखते हैं कई बार रात के 12 बजे रेट बढ़ते हैं और वो रेट टीवी पे आता है 7 बजे। वो लोग क्या करते हैं, पेट्रोल पंप के ना सारे वो बंद कर देंगे, एक ही चलाएंगे जहां पे राशन की तरह तेल बढ़ता है फिर। और उसमें वो बंदा थोड़ी देर में फोन पे चला जाएगा, क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शंस होते हैं भाई ज्यादा तेल नहीं बेचने, कल बेचेंगे 5 रुपए महंगा। कहीं तो लिख देते हैं इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया, आज तेल मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास 4-5-6 हजार टन, 4-5-6 हजार लीटर तेल होता है। 5 रुपए भी रेट बढ़ा, 3-4 लाख तो हो ही गए। तो ये फायदा है उनका। तो अगर सप्लायर को लगता है कि फ्यूचर में रेट बढ़ने वाले हैं तो आज वो सप्लाई कम कर देगा। और अगर उसको लगता है भाई रेट घटने वाले हैं तो आज सप्लाई ज्यादा कर देगा। सबके लिए है। देखते हैं हमारे पास मान लो कलर रखा हुआ है, होली आने वाली है, हमें लग रहा है कि होली तक रेट बढ़ेंगे। होली से 1 महीने पहले हम फिर सस्ते रेट पे नहीं बेचते, हम कहते हैं होली के आसपास ही बेचेंगे महंगे रेट पे। लेकिन एक बार जैसे जैसे होली खत्म होती रहती है, यार अब तो कलर बिकेगा नहीं, रेट सस्ते हो जाएंगे, तो फिर हम सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा बिक जाए। तो याद रखिएगा फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है, भविष्य में हम क्या सोच रहे हैं। अगर लग रहा है कि फ्यूचर में रेट बढ़ने वाले हैं तो हम क्या करेंगे, हम सप्लायर इस टाइम सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, फ्यूचर में रेट बढ़ने वाले हैं तो आज सप्लाई कम हो जाएगी, और फ्यूचर में रेट घटने वाले हैं तो आज सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। नोवा ट्रांसपोर्टेशन कैसा है जी? ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, जबरदस्त है, तो सप्लाई ज्यादा होगी, आराम से आना जाना हो जाएगा। और अगर ट्रांसपोर्टेशन खराब है तो सप्लाई कम होगी, सड़कें टूटी फूटी है, कम होगी। पहले यही तो होता था, गांव देहात का माल बाहर आके नहीं बिक पाता था, लेकिन मोदी जी आए, बहुत सारी सड़कें बना दी, रोड बना दिए, अब सब रोड पे ही रहते हैं और रोड पे ही सब्जियां बेच लेते हैं। क्लियर? देखिए कह रहे सप्लाई फंक्शन 1 नंबर में कई बार आता है। क्या होता है सप्लाई फंक्शन? सिंपल से वर्ड में बोला जाए तो सप्लाई और जितने भी पूर्ति फलन कहते हैं इसको, पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक थे, सप्लाई को इफेक्ट करने वाले कारक थे। कौन से? अपना प्राइस, ठीक है, गोल ऑफ फर्म या ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, प्राइस ऑफ फैक्टर, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ इनपुट, नंबर ऑफ सप्लायर या फर्म, गोल ऑफ फर्म। तो यही कहता है सप्लाई फंक्शन। क्या कहता है? इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग सप्लाई, फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग सप्लाई, ये फंक्शन हो गया। इसके अंदर अगर इनमें कोई भी चेंज आएगा तो सप्लाई पे चेंज आएगा। यानी कि पूर्ति फलन वह फलन है जो पूर्ति और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बीच में संबंध है। यानी कि इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग सप्लाई। क्लियर है? फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग सप्लाई।
अब आप सबको पता तो होगा ही सप्लाई शेड्यूल या सप्लाई टेबल किसे कहते हैं, किसे कहते हैं सप्लाई टेबल? भाई बहुत सिंपल है कि सप्लाई टेबल जो होता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में उन सभी पॉइंट्स को बताता है जो डिफरेंट प्राइस लेवल पे सप्लायर बेचने को तैयार होता है। क्या बोला मैंने? सप्लाई टेबल। ये इंडिविजुअल बता रहा हूं। प्राइस 2 थी तो 100 बेचता था, इनमें कीमत 4 हो गई तो 200 हो गया, 6 हो गई 300 तो 300 हो गया, 8 हो गई तो 400 हो गया। तो क्या बता रहा है ये बता रहा है कि विक्रेताओं द्वारा, एक विक्रेता द्वारा, ओनली वन सप्लायर, वाई हम इंडिविजुअल सप्लाई टेबल की बात कर रहे हैं, एक विक्रेता द्वारा भिन्न भिन्न कीमतों पर, डिफरेंट प्राइस लेवल पर बेचने के लिए जो मात्रा प्रस्तुत की जाती है। भाई मान लो ये छोटा सा सप्लायर है तो 2 रुपए पे 100 यूनिट बेचता है, और वहीं पे एक बड़ा सप्लायर हो मुकेश अंबानी की तरह तो हो सकता है 2 रुपए पे 100 लाख बेचता हो। तो सप्लायर भी तो वैरी करता है ना। हम 10 मशीन से काम कर रहे हैं, वो तो भाई लाखों मशीनों से काम करेगा। तो इसलिए इंडिविजुअल सप्लाई टेबल किसे बोलते हैं? एक विक्रेता द्वारा, एक सेलर द्वारा या एक प्रोड्यूसर द्वारा डिफरेंट प्राइस पे जो गुड्स बेचने के लिए प्रेजेंट करता है, जो गुड्स बेचने के लिए प्रेजेंट करता है, उसको क्या कहते हैं? इंडिविजुअल सप्लाई टेबल। और वहीं पे अगर हम मार्केट टेबल की बात करें, चलो पहले मैं इसके साथ ना वो कर्व बता देता हूं। कर्व कौन सा? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। वही सिंपल सा है। इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बाय द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई टेबल। It is a graphical representation by the help of individual supply table. This is called as quantity. यहाँ पे प्राइस होगा 10, 20, 30, 40, 50 जो भी है, 2, 4, 6, 8। आप इसको प्रेजेंट कर दो कि 50 ले लेते हैं, 50, 100 ले लेते हैं, 200, 300, 400, 500। देखो 2 पे 100, 4 पे 200, 6 पे 8 पे। तो सप्लाई कर्व ऐसे ही तो होता है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। तो याद रखिएगा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व किसको बताता है? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बाय द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई टेबल। It is showing that on x-axis quantity supplied in kilogram and on y-axis price in rupees. ठीक है? SS is our supply curve, which represent the goods supplied by the supplier at different price level. ठीक है? इसके बाद इंडिविजुअल की जगह क्लियर है? सबको नोट्स वोट सब बनवा रखा है, जिसको चाहिए साथ के साथ नोट करने का, बाद में कुछ भी नहीं है। इंडिविजुअल की जगह क्या करें? मार्केट सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा? सप्लाई टेबल पहले बात करते हैं। तो मार्केट सप्लाई टेबल, भाई मार्केट में प्रेजेंट जो सप्लायर्स हैं, अभी मान लेते 3 ही है, अभी मान लेते समझने के लिए 300 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। और यहां टोटल ले लेते हैं 600, 10, 1200, 1800, 2400। तो क्या कहता है मार्केट सप्लाई टेबल? मार्केट सप्लाई टेबल का मतलब है डिफरेंट प्राइस लेवल पे टोटल सप्लाई इन द मार्केट बाय टोटल सप्लायर अवेलेबल इन दिस मार्केट। कि जितने भी टोटल सप्लायर अवेलेबल है उनके द्वारा जो भी सप्लाई की गई है उन सब का टोटल।
ठीक है, और जब हम क्या बनाएंगे जी, सप्लाई मार्केट सप्लाई कर कर्व, तो इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बाय द हेल्प ऑफ मार्केट सप्लाई टेबल। तो यहाँ पे 2 4 6 8 600 600 1200 1800 2400, इसका भी करो ना ऐसे ही आएगा। क्लियर है, बस क्वांटिटी चेंज होगा। नहीं आया समझ में? समझ। अब आइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट? लॉ ऑफ सप्लाई कहता है व्हेन अदर थिंग इज कांस्टेंट देयर इज ए इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द क्वांटिटी, सप्लाई विल इंक्रीज, और इफ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए क्वांटिटी, सप्लाई डिक्रीज। कि अन्य बातें समान रहने पर, अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। अदर थिंग्स कौन से? जो भी हमने फैक्टर इफेक्टिंग पढ़े थे, उन सब में कोई चेंज नहीं होता, चेंज सिर्फ प्राइस में होता है। और अगर प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है और प्राइस घटने से सप्लाई घटती है। तो लॉ ऑफ सप्लाई यही कहता है। क्या कहता है लॉ ऑफ सप्लाई? कि जब प्राइस बढ़ती है व्हेन अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। जब अदर फैक्टर क्या होता है? सेम होता है। तो जब कीमत बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, कीमत घटेगी तो सप्लाई घटेगी। ठीक है, एजम्पशंस क्या है लॉ ऑफ सप्लाई के? लॉ ऑफ सप्लाई के एजम्पशंस क्या है? अभी हमने डिटरमिनेंट्स पढ़े थे ना, इंडिविजुअल और मार्केट। टोटल कितने पढ़े थे? 6 7 8 9। तो 9 में से पहला निकाल दीजिए, वो 8 है। उन 8 पॉइंट्स पे कोई चेंज नहीं होगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज नहीं होगी, गोल चेंज नहीं होगा, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगा, प्राइस ऑफ अदर गुड्स चेंज नहीं होंगे, नंबर ऑफ सप्लायर चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो इन सब में रेट्स ऑफ इनपुट चेंज नहीं होंगे। अगर उनमें चेंज हो जाएगा फिर तो ये लागू ही नहीं होगा ना। तो एकदम में वो सारे पॉइंट्स क्या हमारे रिमेन कांस्टेंट रहेंगे। इसीलिए हम लोग छोटी सी डेफिनेशन लेते हैं, व्हेन अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, और प्राइस घटेगी तो सप्लाई घट जाएगी। क्लियर है? चलो, एक्सेप्शन क्या है जी लॉ ऑफ सप्लाई के? एक्सेप्शंस बोले तो जिसपे कि लॉ लागू नहीं होता। पागल लोगों पे बस बेटा, बस मैं बता देता हूँ, क्यों कष्ट करते हो आप लोग? इतना कीमती दिमाग है, बचा के रखोगे महंगा बिकेगा। ठीक है, मैं बताता हूँ, आप लोग मेहनत मत किया करिए। जब पका पका मिल रहा है तो खाने की सोचो, पकाने की नहीं। देखिए, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशन। भाई हमें क्या लग रहा है भविष्य में कीमत बढ़ने वाली है। आज बढ़ गया 1 रुपया, कल बढ़ा फिर 2 रुपया, परसों बढ़ा 3 रुपया, लेकिन हमें लग रहा है ये 100 रुपये बढ़ेगा। तो हम तो 1 2 3 4 5 रुपए बढ़ने पे भी नहीं बेचेंगे। बेचेंगे तो कम बेचेंगे, है ना? तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है? क्या रेट बढ़ने वाले हैं? फ्लाई टू स्काई। तो उस केस में रेट बढ़ते भी रहते हैं ना, तब भी नहीं बेचते। भाई अभी तो और बढ़ेगा तब बेचेंगे। ठीक है। सेकंड, एग्रीकल्चर गुड्स। एग्रीकल्चर गुड्स रेट कम होते हैं तब भी बेचते हैं। या इसको ना पेरिसेबल गुड्स भी कह सकते हो आप लोग। कभी सोचा है किसान क्यों पैदावार होते ही जाके बेचने लग जाते हैं, चाहे रेट कम हो लेकिन बेचते हैं? क्योंकि तो रख नहीं सकते, खराब हो जाएगा। पहले से उनके ऊपर कर्जा होता है, उसको भी देना होता है कि फसल होगी तो हम चुका देंगे लाला जी वगैरह को। और पेरिसेबल गुड्स क्या होते हैं? दूध, मछली, मांस, अंडे, ये सब खराब हो जाते हैं तो कम रेट पे भी इसको बेचते हैं। इसको हम रोक के नहीं रखते हैं कभी भी। ठीक है, तो पेरिसेबल गुड्स को हम कभी भी रोक के नहीं रखते।
फिर रेयर आर्टिकल है। रेयर आर्टिकल क्या होता है? गांधी जी का चश्मा, गांधी जी की घड़ी जब बोली लगी तो 50-100 करोड़ में खरीदी गई। सहवाग का बल्ला जिससे मुल्तान का सुल्तान बना था वो 300 कुछ रन मारे थे, पता है? गांधी जी का चलता बैक वर्ल्ड, पता है मेहनत बढ़ गई अब एटॉमिक करने में। कंट्रीज देखो, बैकवर्ड कंट्री जो पिछड़े हुए देश होते हैं वो क्या होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज इतने कम होते हैं ना कि कम कीमत पे भी उनको बेचना पड़ जाता है। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी सुपीरियर नहीं होती। अमेरिका क्या करता है? अमेरिका ने एक प्लेन बनाया है F-15 ईगल कहते हैं इसको। इसके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है 109 या 104 लड़ाइयां इसने जीती है बिना एक सिंगल प्लेन खोए। सबको मारा है घेर घेर के इसने, और अमेरिका किसी भी लड़ाई में इसको सबसे आगे रखता है। हैवीवेट फाइटर कहते हैं, 30,000 पाउंड के मिसाइल बम ये सब ले जा सकता है, सबसे आगे रखता है इसको, और बाकी पीछे उसके सारे बाकी के जहाज रहते हैं। मतलब आगे जाता है, सबको नाश्ते नाबूद कर देता है। तो याद रखिएगा, जो बैकवर्ड कंट्री होते हैं, गरीब अफ्रीका के लोग हैं, ये इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती, सस्ते में भी बेचना पड़ता है। तो ये सब क्या है? एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है जी? जिसपे लॉ ऑफ सप्लाई का कानून लागू नहीं होता। कौन सा कानून लागू नहीं होता? फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। हमें लग रहा है कीमत बढ़ेगी, अगर आज 2 रुपए बढ़ भी गए तब भी लग रहा है और बढ़ेंगे, तो हम नहीं बेचते। एग्रीकल्चर गुड्स, एग्रीकल्चर गुड्स को रोक के नहीं रख सकते, क्यों? खराब हो जाती हैं वो। पेरिसेबल गुड्स, दूध, मच्छी, मांस, अंडा जो भी होता है, ये सब नष्ट होने वाली चीजें हैं, तो इनको भी कम रेट जब होता है तब भी बेचना पड़ता है। रेयर आर्टिकल जो बड़ी मुश्किल से मिलता है, कोहिनूर का हीरा, गांधी जी का चश्मा, F-22 रैप्टर, अमेरिका का दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेन, किसी को नहीं बेच रहा, वो खुद ही यूज कर रहा है पिछले 30 साल से। कई सारी टेक्नोलॉजी के मामले में हम अमेरिका से 100 साल पीछे हैं। 100 साल पीछे हम अमेरिका से। बैकवर्ड कंट्रीज, तो जो पिछड़े हुए देश होते हैं, कम कीमत पे भी उनको, क्योंकि उनकी बार्गेनिंग पावर नहीं होती ना। क्लियर है? बस 2 क्वेश्चन और रह गए, ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। देखिए क्या रह गया? डस्टर का मूवमेंट along with सप्लाई करना, इसको हम एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अगर हम एक सिंपल से वर्ड में बात करें, जब प्राइस में चेंज होने की वजह से, क्या कहा मैंने? प्राइस में चेंज होने की वजह से, मैं लिख देता हूं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। देखिए, प्राइस में चेंज होने की वजह से अगर सप्लाई बढ़ती है तो उसे एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई कहते हैं, ठीक है? पूर्ति में विस्तार कहते हैं। और अगर घटती है तो उसे कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कहते हैं, यानी कि संकुचन। याद रखना, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। क्या कहा मैंने? मैंने कहा प्राइस में चेंज होने की वजह से अगर सप्लाई बढ़ती है तो उसे एक्सपेंशन इन सप्लाई बोलते हैं, और अगर घटती है तो उसे कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस बेटा याद रखना, घटेगी तभी कॉन्ट्रैक्शन होगा, प्राइस बढ़ेगी तभी सप्लाई बढ़ेगी, तो उसे एक्सपेंशन बोलेंगे। तो मैं यही कह रहा हूं,
when other things are constant, there is a change in the price of a goods. ठीक है, तो अगर सप्लाई बढ़ती है तो उसे एक्सपेंशन बोलेंगे, और कीमत में चेंज होने की वजह से सप्लाई घटती है तो उसे कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। क्लियर? आए समझ में? चलो, अब क्या करें? फिगर बनाते हैं। देखिए, पहले टेबल बना लेते हैं। ये प्राइस है और ये आपकी क्वांटिटी है। 2 रुपए प्राइस है, 100 है। प्राइस बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई, इसको क्या बोलोगे आप? एक्सटेंशन या एक्सपेंशन। प्राइस, क्वांटिटी। 4 रुपए है, 200 ले रहे हैं आप, या चलो 2 ही रखते हैं। 2 पे 200 है, प्राइस 1 रुपए हो गई, तो क्वांटिटी कितनी हो गई? 100। तो इसको क्या बोलोगे आप? कॉन्ट्रैक्ट। और इसी को जब यहां हम शो करेंगे 1 2 3, ऐसा करते हैं 2 3 कर देते हैं। ठीक है, 100 200। देखो 2 पे कितना है? 2 पे कितना है? 200। ठीक है, 2 पे 200, 1 पे कितना? 100। तो ये इधर आ गया ना, तो इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। ठीक, और 3 पे कितना हो गया? 300, इधर आ गया, तो इसको एक्सपेंशन बोलेंगे। और इसी को मूवमेंट अलोंग विद सप्लाई कर, इसी के ऊपर ये ऊपर नीचे होता गया। क्लियर है? तो क्या कहा मैंने कि अगर प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई बढ़ती है तो उसे एक्सपेंशन इन सप्लाई कहते हैं, और अगर सप्लाई घटती है तो उसे कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं? मूवमेंट अलोंग विद सप्लाई। क्लियर? चलिए एक लास्ट पॉइंट और करते हैं, शिफ्ट इन सप्लाई कर। या इसको हम इंक्रीज डिक्रीज भी बोलते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। देखो प्राइस में चेंज नहीं होता, प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर सकते हैं आप, इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, या इट मेजर्स परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि कीमत में परिवर्तन होने की वजह से पूर्ति में कितना परिवर्तन हुआ है उसके प्रतिशत को मापता है। कीमत में कितना परसेंट परिवर्तन हुआ है? 20%, तो उसकी वजह से सप्लाई में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है उसको मापता है। क्या कहा मैंने? मैंने कहा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर? अब ये 5 तरह के होते हैं, याद है? पेपर में भी आए थे आप लोगों के। कौन कौन से होते हैं? देखो इसका मतलब है जितना चेंज प्राइस में हो रहा है, प्राइस 5 से 10 हो गया, 100%, 100%, 5 से 10 100% हो गया, तो सप्लाई भी यानी कि क्वांटिटी में भी आपका 100% का ही चेंज होगा। 200 से 400 कीमत बढ़ी,
100%। तो सप्लाई कितनी बढ़ी? 100। तो जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में पूर्ति में भी प्रतिशत परिवर्तन उतना ही होता है जितना प्राइस में है, तो उसको ES कहते हैं 1 के बराबर। यानी कि दोनों में परिवर्तन क्या हो? इक्वल। अगर ये 60% बढ़ेगा तो ये भी 60 बढ़ेगा, ये 50 घटेगा तो वो भी 50 घटेगा। क्लियर? ग्रेटर में आ जाओ। प्राइस क्या हुआ? 5 से 10 हो गया। प्राइस 5 से 10 हो गया, लेकिन क्वांटिटी 200 से 600 हो गई। कीमत में कितना परिवर्तन हुआ है? 100। डबल हो गया 100, लेकिन क्वांटिटी ट्रिपल हो गई। तो ये क्या शो कर रहा है कि कीमत में होने वाले परसेंटेज चेंज की तुलना में पूर्ति में जो होने वाला परसेंटेज चेंज है वो अधिक है, और अधिक है तो उसे इलास्टिसिटी ऑफ ग्रेटर देन 1 कहेंगे। ग्रेटर देन 1 कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राइस क्वांटिटी। चलो यहां बाद में, पहले इसको देखते हैं। प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस 5 है, क्वांटिटी 10 है। 100 का चेंज हो गया, लेकिन क्वांटिटी में कम का हुआ है, 50 का ही हुआ। तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में अगर पूर्ति में कम प्रतिशत परिवर्तन का बदलाव होता है, यानी कि प्राइस में तो अधिक होगा, लेकिन परसेंटेज चेंज नहीं देखना है। कहोगे सर यहाँ तो 5 ही बढ़ा, यहाँ तो 100 बढ़ गया, तो ज्यादा है। नहीं, परसेंटेज। ठीक है? तो प्राइस की तुलना में क्वांटिटी की परसेंटेज कम होगी तो उसे लेस देन 1 करेंगे। ठीक है? उसको क्या कहेंगे? लेस देन 1। अब 0 का मतलब क्या है? प्राइस है 4, ठीक, सप्लाई है 100, प्राइस हो गई 8, सप्लाई है 100, कीमत हो गई 10, सप्लाई है 100। यानी कि प्राइस का कोई फर्क नहीं पड़ता क्वांटिटी में। प्राइस घटती बढ़ती भी रहे तो भी क्वांटिटी में 0, कोई वो नहीं। जैसे कंपलसरी गुड्स, आटा, चावल, दाल। अब कई कहेंगे सर ये तो कंपलसरी है, चलो मान लिया नहीं। नमक कंपलसरी है। चीनी तो बेटा 2 चम्मच की जगह 1 खाएंगे, अगर 200 रुपए किलो हो गया मोदी जी की कृपा से तो। लेकिन नमक डालो आधा चम्मच। तेल तो हम खा ही नहीं रहे सरसों का, मोदी जी की कृपा से। अब किस्मत वाले हो। चावल तो कोई बना लेगा, चढ़ाना ही तो होता है। चावल पूरी बनवाओ, रोटी बैठ। अच्छा पराठा। ठीक है? अगर इसकी टेबल को फिगर बनानी हो तो बना। फिगर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। कैसे बनाएंगे? अरे देख लो भाई, शादी वादी बाद में। आप लोग तो सीरियस हो जाते हो। सर की शादी में सर की शादी, सर की शादी में सीरियस मत होइएगा, पागल। सर ने बुला रहे थे। सस्पेंस है। तो डाल दो। सर कैसे सस्पेंस है? देखिए शादी के कपड़े जो मैंने पहने। कितने पूरे? क्यों शादी है कम? ये रजनी की शादी में रहूंगा मैं। बुलाऊंगी नहीं मैं तो। 5 पे बुलाऊंगी, शादी को बनेगा बुलाऊंगी। 10 पे 600। क्योंकि ज्यादा सुंदर कपड़े पहन के चला गया ना तो वहाँ पे बुढ़िया गिर जाएंगी। ठीक है? ध्यान रखना, इससे ना ऊपर इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जब इसको बनाएंगे तो हाँ बेटा, आप तो अभी निप्पल वाला दूध पी रहे हैं। आप तो कल ही पैदा हुए हैं, अब बाकी सब बुढ़े हो गए।
सबके खाने होते तेज है मंगवाऊं क्या नीचे से 2 पैकेट के साथ एक फ्री दे दे, वो देखो बेचारा टैग लगा के आज बेच रहा है। जाना बेटा ला देना, उसमें दूध भर देना और एक में पैसे पानी। नहीं होंगे नहीं पैसे हैं, अभी तो चिल्लर है आपके अच्छा जैसे। कटोरा लेके पानी आ रहा है 5 पे चुप हो जा काम कर जीप लगा है। तो 200 300 5 पे 200 तो गैपिंग बराबर नहीं आ रही थी ना, इसलिए मुझे दिख रहा है कि लाइन सीधी नहीं बन रही। 5 पे 200 और 10 पे 300। देखो अब अपने आप इससे नीचे होगा, और मैं यहाँ ले रहा था ना तो बीच में आ रहा था सेंटर में। ठीक है जी, याद है ना पेपर में आता है ये।